अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Privyet from Moscow. Arzu हमने ji, thanks for inviting me. बहुत शुक्रिया। हमने सर बात भी मॉस्को की करनी है कि आप गए हैं, क्या कुछ आपने देखा? थोड़ा हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये भी बताइए और साथ-साथ हम बात करेंगे कि जो प्रेज़िडेंट हैं रशिया के, उनसे मोदी जी की जो है वो एक विज़िट भी रहता है। तो कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों की मीटिंग को भी? देखिए, आज मैं एक बहुत बड़ा राज़ आप लोग को फ़ाश कर दूँ, मैं बेसिकली रॉ का एजेंट था, तो मोदी जी के पहले मुझे भेजा गया। तो खैर जोक्स अपार्ट, मैं यहाँ अपने यूनिवर्सिटी के काम से आया था, तो हाँ। इट वेंट वेरी वेल और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मॉस्को स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं। और फिर हमारी फैकल्टीज यहाँ से वहाँ जाएंगी, बच्चे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ जाएंगे। और लीगल उस पर भी बातचीत हो रही थी कि हम लोग जो लीगल फील्ड है शायद उसको भी खोलें। तो वो सब तो खैर बात काउंसिल ही डिसाइड करेंगे, मगर इट वाज अ वेरी गुड टॉक, बड़ा अच्छा लगा कल मुझे। तो खैर एनीवेज, आइए अब हम लोग मोदी जी पे बात कर लेते हैं। देखिए आरजू जी, जो अभी यहाँ का सिचुएशन है रशिया की, हुँ। उस सिचुएशन थोड़ी टफ है, क्योंकि जो वॉर है उसका इम्पैक्ट तो हुआ है सोसाइटी पे। और मैं कल जिस तरीके से मेरी यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स थे उनसे बातचीत हो रही थी, दे वर वेरी हैप्पी टू, जिसे आप कह लीजिए कि वो दिखाना चाहते थे कि वी आर ईगर टू हैव अ लेजिटिमेसी फ्रॉम इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और अगर इंडिया आपके साथ यहाँ पे खड़ी होती है तो एक बहुत बड़ा लेजिटिमेसी होता है। आपको मैं बताऊं इंडिया और रशिया के बारे में, आरजू जी, मैं बड़ा प्राउड हुआ, मुझे बहुत फक्र हुआ मोदी जी के ऊपर भी। मैंने यहाँ के प्लेनेटोरियम में गया था, ठीक है। तो जब मैं प्लेनेटोरियम में गया वहां पे, तो मैंने क्या देखा कि ठीक प्लेनेटोरियम के बाहर ना एक दो मिसाइल रखा हुआ है, ठीक है। और वो जो मिसाइल है उसमें ब्रह्मोस लिखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा। तो वो ब्रह्मोस करके मिसाइल रखा हुआ है और पब्लिक डिस्प्ले पे देख रही है, इंडिया का फ्रेम, इंडिया का फ्लैग विथ पूरा पब्लिक डिस्प्ले में एट अ वेरी प्राइमियर, उसको वेदांखा कहते हैं उस जगह को। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था, तो बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इट वाज अ गुड थिंग दैट इवन रशियंस टेक इक्वल प्राउड कि भाई इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा टाई अप है, जो पब्लिक को डिस्प्ले के लिए मैंने देखा रशियन पब्लिक उसके साथ फोटो खिंचा रही थी। तो इट वाज अ गुड मोमेंट। आइए अब बात करते हैं जो मेन जियो पॉलिटिक्स की कि क्या हो रहा है। मोदी जी, जो आप देखिए G7 के बाद जो उनका पहला मीटिंग है, ये आप एक तरीके से पहला ऐसे कि वो बायलैटरल किसी देश में यदि जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, स्पेशली किसी देश के इनविटेशन पे, तो वो रशिया है। तो आप समझ लीजिए कि वो कितनी अहमियत देते हैं रशियन इंडियन फ्रेंडशिप को। और ये जो फ्रेंडशिप है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जैसे कल जब मैं स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था सर हम इस जो सेरेमनी है, ये जो साइनिंग सेरेमनी होगा हमारे यूनिवर्सिटी और आपके यूनिवर्सिटी के बीच में, वो हम ब्रिक्स के दायरे में करेंगे। तो ब्रिक्स एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ के लोग बहुत वैल्यू दे रहे हैं और चाहते हैं कि ब्रिक एज अ ऑल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर उभरे। तो मोदी जी इसी बात को दिखाने आ रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न एक ब्लॉक था जिसने की सैंक्शन लगाने की कोशिश की, जो अभी भी सैंक्शन लगा रहा है, और जो लेजिटिमेसी है व्लादिमीर पुतिन साहब की, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अगर मोदी जी आते हैं तो ये सारा कुछ एक तरीके से लेजिटिमाइज हो जाता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। बिकॉज मैं नहीं मानता कि सिर्फ यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, द ट्रू ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज इंडिया। तो उसमें ये एक डेमोक्रेसी के साथ इनको एक लेजिटिमेसी मिलना पुतिन साहब को कि हाँ इंडिया हमारे साथ खड़ा है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें, तो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 2/3 हमारा इंपोर्ट होता था आर्म्स का, वो धीरे धीरे रशिया से घट के 1/3 हो गया है।
लेकिन अगर हमारी आर्म्स इंपोर्ट 2/3 यानी कि समझ लीजिए 66% से घट के 33% पे आ गई है, तो हमारा जो पेट्रोल का इनसे वो है, जो हमारी एनर्जी नीड्स है, वो हमने कई गुना बढ़ा दी है। उसी तरीके से जो इनके दूसरे केमिकल्स हैं, उसको भी इंडिया काफी तेजी से खरीद रहा है। और अगर आप रशिया को देखें तो रशिया का जो रिलायंस है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, वो बहुत ज्यादा है। रशिया ने सखलान 2 में जो इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज है उनको बोला आप आइए और अपने वो ड्रिलिंग मशीन्स और ये सब लगाइए टू एक्सप्लोर द possibility of oil and all that. So it's a huge message. Global आप देख लें, जियो पॉलिटिकली देख लें, जियो इकोनॉमिकली देख लें, ये दोनों तरीके से इट्स अ ह्यूज मैसेज जो मोदी जी आ रहे हैं कि वी स्टैंड बाय पुतिन, और हम रशिया इंडिया जो है वो रशियन फ्रेंडशिप को काफी वैल्यू देता है। और इसलिए भी क्योंकि चाइना को भी हमें ये मैसेज देना है, चाइना को भी ये मैसेज आना चाहिए कि इन दिस टफ टाइम वी स्टैंड बाय विद रशिया। और चाइना ये नहीं, चाइना जो रशिया को ये भड़काता था कि ये तो अमेरिकन के साथ चले जाएंगे, ये तो वेस्टर्न ब्लॉक वाले हैं, डेमोक्रेसी वाले हैं, तो आज रशिया को भी ये मैसेज मिल गया कि इंडिया विल स्टैंड बाय विथ मॉस्को एंड मॉस्को विल बी प्रीटी प्लीज्ड टू सी। तो नॉन अलाइनमेंट की जो जो शुरुआत की थी नेहरू जी ने, एक नॉन अलाइन मूवमेंट था। नॉन अलाइन मूवमेंट में हम मिलिटरीली नॉन अलाइन थे। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दो खेमे में वर्ल्ड बट गया, एक था कैपिटलिस्ट अमेरिकन लेड और दूसरे थे सोशलिस्ट यूएसएसआर लेड। तो उसमें हमने ये कहा कि हम मिलिटरीली नॉन अलाइंड हैं, लेकिन ये कह देना कि हम डॉगमेटिकली या किसे कह लीजिए थियोरेटिकली जो हमारा बेंट था वो सोशलिस्ट तरफ था। वी वर नॉट नॉन अलाइंड इन टर्म्स दैट हमने कोई मिडिल पाथ नहीं लिया। हमने रशियन इकोनॉमी को कॉपी किया, 5 इयर्स की जो इकोनॉमी होती थी उसको कॉपी करने की कोशिश की हमने। तो जो हमारा एक सिंपैथी था वो सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, वो कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा था, और कैपिटलिज्म और ओपन इकोनॉमी को उतना सपोर्ट इंडिया ने शुरू में नहीं किया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा था। तो मोदी जी ने उसी डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं कि वो मिलिटरीली तो नॉन अलाइंड है, वो क्वाड का भी मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज का मिलिटराइजेशन नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर टिल्ट देखिएगा थ्योरी वाइज, तो मोदी जी कॉमर्स वाले आदमी है, बिजनेस वाले आदमी है, तो वो थोड़ा अमेरिका की तरफ उनका झुकाव था उस सेंस में। लेकिन जब रशिया के ऊपर प्रॉब्लम आई तो फिर मोदी जी खड़े हो गए। रशिया के ऊपर जब संकट गिरा तो मोदी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम आपका इसमें साथ देंगे, और फिर जो विन विन सिचुएशन हो सकता था दोनों देशों के बीच, वो किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर हम, जैसे आपने अमेरिका की बात की, तो बहुत से लोग जो है पाकिस्तान में, तो खैर ये भी हम सोचते या समझते हैं कि रशिया के साथ गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अमेरिका के साथ गए तो रशिया नाराज हो जाएगा। तो ये दोनों कंट्रीज को बैलेंस आपके ख्याल से आपकी गवर्नमेंट कैसे करेगी मोदी जी की, कि अमेरिका जो है वो भी नाराज ना हो कि आप रशिया के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। आप दुनिया को खुश करने जाइएगा आरजू जी ना, तो आप खुद को नाराज कर दीजिएगा। तो उसी तरीके से इंटरनेट, आप सबको खुश नहीं कर सकती। आप सोचे कि हम इनको भी खुश कर ले, उनको भी खुश कर ले, ये असंभव है। तो इसलिए इंडिया भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। सब अपने अपने गुस्से से, वो क्या नाम है, अपनी नाराजगी से खुद ही काबू पाएंगे। उनके इंटरेस्ट ऐसे होंगे, वो सिचुएशन और इक्वेशन ऐसा बनेगा कि उनको अपने इंटरेस्ट को अलाई करने के लिए अपने गुस्से को वो बाहर रखना पड़ेगा। ये तो मैं पहली बार सुनता हूँ। ये एक हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट थॉट प्रोसेस था कि आप उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो तो वो तेल देना बंद कर देंगे, अरब के साथ ऐसा, वो ऐसा करना बंद कर देंगे। ऐसे नहीं होता। दिस इज, ये समाज के ऊपर एक समझ लीजिए प्रेशर टैक्टिक्स है, जो समाज को फ्रीली और अपने इंटरेस्ट में थिंक करने नहीं देता। और मोदी जी ने इसको डिबंक करके दिखा भी दिया है। आर्टिकल 370 हटाया। अगर मुस्लिम कम्युनिटी नाराज होती तो अरब तो हमको तेल देना बंद कर देते, कहां तेल देना बंद किया। राम मंदिर बन गया, कहां अरबों ने तेल देना बंद कर दिया। ठीक है ना। तो पॉइंट है कि इंटरेस्ट का खेल है आरजू जी। इंडिया और रशिया में भी कोई बहुत भाईचारा नहीं, इंटरेस्ट का खेल है। रशिया ने हमारी मदद इसलिए की थी क्योंकि पूरा अमेरिकन कैंप जो था वो बहुत ज्यादा
देशों से भर गया था और बहुत गिने चुने जो देश थे वो यूएसएसआर के ब्लॉक में थे। उस समय यूएसएसआर डिड एवरीथिंग टू स्टैंड बाय विद इंडिया और अमेरिका ने चूज किया पाकिस्तान को अपना अलाई बनाना। तो यूएसएसआर हमारा एक जिसे समझ लीजिए एक जिसे कह नेचुरल कॉरोलरी हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बन गया कि आप अगर पाकिस्तान को दे रहे हो टैंक और बारूद और बम और गोले तो हमें तो कोई तो देगा। और आपने वेस्ट ने सैंक्शन भी लगा दिए कि भाई इंडिया को मत दो, तो फिर कोई तो खड़ा होगा। ये दुनिया का रीत है। आपको आपके अगर अगेंस्ट में 10 खड़े हो जाएंगे ना आरजू जी, तो 2 आपके फेवर वाले भी आ जाते हैं कि नहीं मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। ये होता है। तो वही हुआ हमारे साथ। तो रशिया, वी बिकेम क्लोज टू रशिया। नंबर 1, एक तो जो सॉफ्ट कॉर्नर थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस की हमारे इनिशियल लीडर्स में, नेहरू जी में और इनमें, दे वर हेविली इन्फ्लुएंस्ड विद द रशियन स्कॉलर्स, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनके थॉट प्रोसेस पे। और उसके बाद दूसरा हुआ कि जब वेस्ट ने अलाई पाकिस्तान को बना लिया तो फिर इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो नाराजगी की कोई बात नहीं है। आपको नाराज होना है तो होने दीजिए। आपको नाराज करने के लिए हम अपना पेट तो नहीं काट लेंगे ना। आप, अमेरिका चाहता है कि हम रशिया से तेल ना खरीदे, तो हम अपने यहाँ तेल का प्राइस करवा लें 100-200 रुपए पर लीटर, 300 रुपए पर लीटर। हमारे जो फैक्ट्रीज है उनका क्या होगा? जो हमारे मीडियम एंड स्मॉल बजट के जो बेचारी बिजनेसमैन है उनका क्या होगा? जो हमारे यहाँ डेली कम्यूटर है, जो 15-20 हजार 30 हजार रुपए कमाता है, स्कूटर से आता जाता है, हम उसका ऐसे ही 30% इनकम खा जाती है खाना पीना। आदमी 30 से 40% अपनी इनकम का आरजू जी सिर्फ खाने के सामान पे खर्च कर देता है। उसमें 10-20% और जोड़ दीजिए उसका, ये अगर ये आने जाने का कम्यूटेशन भी ले ले तो क्या बचेगा उसके पास? हम तो अपने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जान मार देंगे इन ऑर्डर टू मेक अमेरिका हैप्पी। सो दैट्स नॉट गोना हैपन। हमारा इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है। इसलिए आप नाराज होते हैं तो आप होते रहे, उसके अगेंस्ट में आप जो एक्शन लेना चाहें वो ले ले, वो आपकी मर्जी है। वो एक्शन कितना सक्सेसफुल होगा ये हम देखेंगे फिर। जी। अमेरिका थोड़ा कहा यह जाता है अमेरिका थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका अब उस तरह से उतना पावरफुल नहीं रहा है जितना कुछ साल पहले था। ऐसे सुपर पावर जो समझा जाता था उसका होल्ड था, चाहे वो चाइना हो, चाहे हम यहाँ पे एशियन कंट्रीज हो, चाहे आप रशिया को देख लीजिए, यूरोप को, एक तरह से बहुत होल्ड था अमेरिका का। अब आपको लगता है कि वाकई में वो होल्ड खत्म होता जा रहा है? अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं और इलेक्शंस के होते भी यही जो वहां के जो रहने वाले, यानी जो वहां पे अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियंस है या दूसरे लोग, उनका भी यही ख्याल है कि अमेरिका अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है? नहीं, अमेरिका पहले जैसा ही पावरफुल है। क्या कम हुआ अमेरिका के पास? अमेरिका जब 1945 में पावरफुल बना था, मोस्ट ऑफ द दुनिया कॉलोनाइज थी, इंडिया कॉलोनाइज था, आप और एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस समय टोटल देश की संख्या 56 हुआ करती थी। 1950 में अगर आप देखिएगा यूएन चार्टर की कितने देशों ने साइन किया है, तो उसमें टोटल 55-56 देश हुआ करते थे। आज 195 या 98 के करीब देश है। तो डायनेमिक्स बदल गई। जो वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण किया गया नेशन स्टेट के नाम पे, कई नेशन स्टेट निकले। तो जो पहले नेशन स्टेट आपकी कॉलोनी थे और उनका रिसोर्स आपका रिसोर्स हुआ करता था, तो आप अपने आप को तगड़ा कहते थे। अब वो रिसोर्सेज धीरे धीरे आपके हाथ से निकलने लगे और जो देश थे वो तगड़े, वो खड़े होते चले गए। तो वर्ल्ड ऑर्डर के चर्निंग में हुआ, अमेरिका वही रहा, लेकिन और तगड़े देश खड़े होने लगे। जैसे चाइना खड़ा हो गया 1946 में। चाइना क्या था? जापान ने हरा दिया था 1939 में। चाइना जो है 1925 के बाद जब चाइना में चिंग डायनेस्टी गिरी है आरजू जी, तो चिंग डायनेस्टी के गिरने के बाद चाइना में जो फ्रेगमेंटाइजेशन हुआ है, जो वहां पे कुंगमेतिन, जिसको कि आप ये आज की डेट में ताइपाई यानी कि ताइवान कहते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट वर्सेस जो लड़ाई हुआ उनका कम्युनिस्ट के साथ, जो जो माओ की फोर्सेस थी, वो मंचूरिया पूरा का पूरा 1935 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मंचूरिया जो पार्ट है चाइना का, वो जापान ने लड़ करके टेक ओवर कर लिया था। तो आप सोचिए 1935 में चाइना कहां था? नहीं था कहीं। इंडिया क्या था? इंडिया की जो फोर्सेस थी वो लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में। ब्रिटिशर्स, हमारे जो खाना पीना था, हमारे आपका और हमारा खाना तब तो सेम था, वो अपने सोल्जर्स के लिए दे रहे थे। हमारे यहाँ बंगाल में फेमिन आ गया था। तो पॉइंट ये है कि उस समय का जो सोशल इक्वेशन था आरजू जी, वो कम था, वो वैसा नहीं था। कॉलोनाइजेशन का जमाना था। डीकॉलोनाइजेशन के बाद से जो वर्ल्ड ऑर्डर बना है, जो नए देश उभरे हैं और जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल उभरा है, जो देशों ने ये एक्सेप्ट किया है कि वॉर विल नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये जो कॉन्सेप्ट दुनिया ने सीखा है, उसके बाद से फिर आप वॉर के आधार पर कहीं जीत नहीं हासिल कर पाए।
अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो वॉर के आधार पे जीत, आप अगर अमेरिका सुपर पावर नहीं है तो कौन सुपर पावर है? कोई सुपर पावर नहीं है। क्या चाइना वॉर के आधार पे जीत लिया, गलवान में आके खड़े कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद अमेरिका चला गया अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, वियतनाम में गया कुछ नहीं हुआ। देशों को बर्बाद करने से तो कुछ नहीं होता ना, कॉलोनाइजेशन का तो जमाना नहीं रहा, आप किसी की टेरिटरी को एनेक्स नहीं कर सकते। सो अमेरिका इज स्टिल द अमेरिका, बट द मीनिंग ऑफ सुपर पावर, आरजू जी, हैज चेंज्ड। उस समय सुपर पावर था कि आप न्यूक्लियर बम मार दिए थे जापान के ऊपर। आज आप सुपर पावर नहीं, सुपर फूल कहे जाओगे अगर आप ह्यूमैनिटी के ऊपर बम मारोगे, ठीक है ना? सो ये जो डेफिनेशन है सुपर पावर की, वो फ्रॉम मिलिट्री टू हैज शिफ्टेड टू इकोनॉमी। जिसके पास पैसा है वो तगड़ा है, क्योंकि मारने मुरने का जमाना गया। आज के पास लोगों के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि वो एक एक मिसाइल में शहर के शहर तबाह होंगे। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कंफर्म्ड है, इसलिए वॉर तो गया। इसीलिए देखिए, जब मोदी जी ने 2 साल पहले पुतिन जी को फेस टू फेस कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो पूरा का पूरा वेस्ट जो है ना, उनका बस चलता तो मोदी जी को नोबेल दिलवा देते कि भाई पुतिन के फेस पे ये बात कहने वाला कोई बंदा है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अच्छा, अब ये भी देखिए रशिया ने क्या पा लिया इस वॉर से, आरजू जी, क्या पा लिया? मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं लड़ना चाहते। वो कह रहे हैं यार मेरी जवानी है, हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहते हैं, अपनी वाइफ के साथ घूमना चाहते हैं, अपने को बड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। वाई शुड आई लूज माई लाइफ फॉर अ वॉर? क्यों मर जाए हम? ठीक है ना, ऐसे भी चल रहा है ना, जब नाटो आएगा तो बिल्कुल। मगर सर, आप जैसे रशिया गए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है, तो आप वहां पे आप गए हैं विजिट करने, लोगों से तो मिले ही होंगे। तो जैसे आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वहां पे लोग भी जा रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, आप जैसे लोग भी जा रहे हैं। मतलब ये किस किस्म की वॉर है कि आना जाना लोगों का लगा हुआ है, बाकी सारे काम साइड पे हो रहे हैं और साथ साथ लड़ते भी जा रहे हैं। देखिए, मुझे ना आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे जेआरडी टाटा साहब का एक इंटरव्यू देखा था, अरे रतन टाटा साहब का। रतन टाटा साहब अमेरिका में थे तो उनको एक अमेरिकन लड़की से प्यार था, तो वो ना इंडिया आ गए और उस लड़की ने ये कहा था तुम इंडिया जाओ और हम भी तुम्हारे पीछे इंडिया आएंगे और तुमसे शादी करेंगे। तो जब रतन टाटा साहब इंडिया आए तो उनकी इंडिया और चाइना का वॉर हो गया। तो वो लड़की के घर वाले सोचे कि इंडिया में तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो डर गया, उन्होंने लड़की को नहीं भेजा। जबकि रतन टाटा ने कहा कि वो लड़ाई तो भैया बहुत दूर कहीं उधर हो रही थी, हिमालय में, हमारा कोई लेना ही देना नहीं था, बॉम्बे में तो हम बैठे हुए थे, ठीक है ना? सो वही है कि जो वॉर हो रहा है वो कहीं बहुत दूर पे हो रहा है। और अगर ईश्वर ने चाहा और मैं दोबारा अगर आया रशिया में तो उस एरिया में भी जाऊंगा, प्लीज कम। सो उस एरिया में भी जाऊंगा मैं। हेलो, सो just 5 minutes, I'm giving an interview, please sit, have a seat. So my friend has come, Arzu ji, I'll introduce you. Just 2 minutes more from you. जी जी बताइए। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप देखिए ये जो लड़ाई का रीजन है वो एक ही तरीका में, लेकिन इससे एक ये सीख मिलती है, ना तो यूक्रेन ने ना तो रशिया ने नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ाया, ना तो रशिया भी चाहे तो बम विस्फोट करके यूक्रेन की वाट लगा दे हर 2 कदम पे जाके, कोई जैसे आज आप देखिए पख्तूनख्वा में क्या हुआ, ठीक है ना, वो नहीं किया उन्होंने। और ना ही यूक्रेन ने किया कि भाई दे आर प्रोड्यूसिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की पीपल आर गोइंग एंड बर्स्टिंग देमसेल्व्स। सो फोर्स को अपने हाथ में रखा, स्टेट इंस्ट्रूमेंट रखा। सो दिस मींस अ लॉट, अदरवाइज इट्स अ स्लिपरी स्लोप। आप समझ रही हैं आरजू जी? सो ऐसा कुछ नहीं है, मॉस्को इज वेरी सेफ। मगर रुकती भी नजर आ रही है आपको? मॉस्को तो चले सेफ है, लेकिन बाकी कोई बात हो रही है कि इस जंग को अब रुक जाना चाहिए, काफी टाइम हो इसीलिए मोदी जी आए हैं, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज टॉप सीक्रेट। तो वो बिकॉज आई जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग दीज टू, बिकॉज कि अभी बातचीत हुई थी जब मैं लास्ट टाइम इंडिया में था, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आल्सो कॉल्ड इंडिया and then Putin also called India that let's talk and discuss. लेकिन चूंकि G7 में Putin didn't come in Italy, so वहां पे उनकी 1-to-1 बात हुई, Zelensky was there, so 1-to-1 बातचीत हुई है। उसके बाद अब आज यूके में भी लेबर पार्टी जीत गई, ऋषि सुनक चले गए। So these dynamics will also be coming into play कि क्या लेबर पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, are they going to send same amount of money and weapons to Ukraine to sustain their life and get their own people killed? ये तो देखने वाली बात होगी ना कि वेस्ट अब कैसे रिएक्ट करता है। तो सर, सभी को अपना रोल तो प्ले करना पड़ेगा इस वॉर को रोकने के लिए।
मेन वेस्ट नीड्स टू स्टॉप गिविंग वेपन्स एंड मनी। ये स्टॉप करना पड़ेगा कि आप अपने लोगों को मरवाओ कि इफ यू आर रेडी टू गेट योर पीपल किल्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू मनी एंड वेपन्स एंड ऑल दिस नॉनसेंस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। सो ये तरीका नहीं है ना। दिस इज बिकॉज वेस्ट इज सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू गेट जर्मन किल्ड, वी आर नॉट गोइंग टू गेट फ्रेंच किल्ड, लेकिन हाँ यूक्रेनियन को मरवा दो और हमसे ले लो वेपन, हमसे ले लो पैसे, हमसे ले लो सब कुछ। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। तो आई गेस देयर इज अ फटीग, यहाँ भी लोग थक गए हैं। आई गेस पुतिन भी थक गए हैं क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन है मार्केट में। तो आई गेस मैं आपको बता सकता हूँ कि 5-6 महीने में कुछ समथिंग सब्सटेंशियल विल हैपन। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और जब आप वापस भारत पहुंचेंगे तो हम आपकी शॉपिंग भी देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। मुझे याद है मेरे, सुनिए क्या हुआ, मैं आई एम सॉरी, मैं आया जब ना, तो ना तो क्रेडिट कार्ड काम कर रहा है, मैं तो पैसे लेके आया नहीं, मैं तो सारी दुनिया में क्रेडिट कार्ड से घूमता हूँ। तो ना तो क्रेडिट काम कर रहा है, ना मेरा, क्योंकि वो वीजा का था क्रेडिट कार्ड, ना मेरा रुपए का कार्ड काम कर रहा है। मेरे तो हाथ पैर सूख गए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2000 वो था कैश। तो फिर मैंने एक रशियन को फोन किया, उसने एक इंडियन को फोन किया कि मैं उसके इंडियन अकाउंट में दूं, वो मुझे यहाँ इक्विवेलेंट पैसा ट्रांसफर करे। भाई 2 दिन आरजू जी मैं बिना पैसे के रहा हूँ, शॉपिंग आप कर ही नहीं सकते, कुछ चल ही नहीं रहा अनलेस अनटिल कि आप कैश लेके घूमो 1-1.5 लाख रुपए। बिकॉज मेरे मामू एक रहते हैं, मेरी मदर के कजन एक रहते हैं मॉस्को में, और जब मैं छोटी सी थी तब से जब भी वो आते थे तो वहां पे डॉल्स मिलती हैं, मतलब छोटी छोटी ना, डॉल के अंदर डॉल, डॉल के अंदर डॉल, वो ऐसे करके नहीं, बहुत सारी। तो वो बड़ा वहां का बड़ा फेमस है। अच्छा, यू लाइक इट क्या? अच्छा, मैं पूछूंगा, आई विल आस्क माय फ्रेंड, शी माइट बी नोइंग, तो मैं उनसे, हाँ एग्जैक्टली, आपको भेजूंगी पिक्चर। तो वो बड़ा क्यूट लगता है, उसके अंदर से ना बड़ी डॉल है, उसको खोलें तो उसके अंदर से एक छोटी डॉल निकलती है, और वो बहुत सारी डॉल्स निकलती हैं। तो वो मुझे दिया करते थे I'll मेरे। introduce you to my friend Elena. Elena, say hello to my friend from Pakistan. Hi, how are you? Thank you. How So are you? she's Elena. She lives in Moscow, and she's Arzu. She lives in Pakistan. Nice to meet you. Same here, same here. So मैं एलिना से पूछूंगा. Just tell her about that doll, and there are so many Elena, dolls. do you know there's some Russian doll, that this big doll, then there's a doll inside, then there's doll inside, something like that? Yes. Where do you get it? In souvenir shops. In Zona. Is it expensive? It depends on shop. It depends on cheap shop. It depends. No, don't worry about it. I will call my mamu today. नहीं, मैं अगर आपके मामा जाएंगे ना, तो आप अपने मामा का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगा, तो मामा आपको पहुंचा देंगे. I want to send you a gift. रशिया में I don't know वो कब विजिट करेंगे, but if you need anything just let me know. तो मैं उनको बोलूंगी वो आपका ख्याल रखें. नहीं, वो तो हो गया. बेसिकली मेरे एक मित्र थे यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करते थे, तो हमारे यहाँ आए थे एज अ प्रोफेसर फॉरेंसिक साइंस पे लेक्चर देने. जी हेल्प. लेकिन ये करूंगा ना, ये अच्छा आइडिया आपने दिया कि मैं आपके लिए उनको गिफ्ट दे जाऊंगा, और मैंने आपको वो पाकिस्तान बहुत कम आते हैं, वो भिजवा देंगे आपके नाम पे. लेट्स सी मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मैं आपको हाँ, उनसे पूछ लीजिएगा, तो वो डॉल मैं खरीद के उनको दे दूंगा, और वो आपको भिजवा देंगे. ठीक है ना? प्लीज, गुड, मैं उनको बता दूंगी. थैंक्स. ओके, अब बहुत शुक्रिया, आज आपने ज्वाइन किया. दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय.